Supported by Ekal Yuva. Powered by Sun City Projects and Campus. लोकतंत्र जो होता है वो विकल्पों को चुनने के लिए होता है। आप किसी को भी चुनिए। जब आप वोट देने जाएंगे तो आपकी जब आप बटन दबा रहे होंगे उस समय आपको एहसास आएगा कि आपकी एक वोट की ताकत है। हमें मतदान इसलिए करना चाहिए कि खाली हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारा दायित्व भी है, हमारी ड्यूटी है। अगर हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने, वो ऐसे ही बोलने से नहीं बनेगा, वो अच्छी हमें गवर्नेंस लीडरशिप चूज़ करनी पड़ेगी। युवा को भी अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करनी ज़रूरी है। अगर वो अपने आप को एक भारतीय मानते हैं तो उन्हें इस भारत को विकसित करने में जुड़ना पड़ेगा। ये वोट की ताकत है, उनको पता है कि वी कैन मेक अ डिफरेंस। आज वी कैन मेक अ डिफरेंस, हमारे वोट से डिफरेंस। तब उनको नहीं लगता था कि हमारे वोट से कोई भी फर्क पड़ने वाला है। वोट सबका अधिकार है और जिम्मेदारी भी है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वोट करना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण आबादी का हो या शहरी आबादी का हो। So I would like you guys to guess what the topic of the session could be by a few of my words, okay? वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो बाराती, एक वोट से करो बदलाव, देश के बदलेंगे हाव भाव, सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमानों को मत दो भाव, आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की है यह लागत, मतदान के दिन घर में मत रहना, वरना 5 साल पड़ेगा सहना, सुबह सवेरे वोट दे आओ, वोटर आईडी संग ले जाओ, भारत है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यही है हमारी उन्नति का सबसे बड़ा मंत्र, हमारे नाम का सूरज चमक रहा चांद के अंधेरे कोने में, अब देर नहीं हमें विकासशील से विकसित होने में, उस विचारधारा का करो चुनाव जो पार लगाए देश की नाव, आपका वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव। So, what could be the topic? Out of these three, can you guess? Creator or destroyer, AI, every vote counts, or Yuva's role in Viksit Bharat? Anyone? Each vote counts, exactly. So let me call my panelists for the same. Yana Mir ji, she's a social activist and journalist from Jammu and Kashmir. Ms. Mir is currently working as the managing editor at ITV Network. She has been very vocal about Kashmir after the positive growth which is happening in Kashmir after the abrogation of Article 370. Please come, ma'am. Next, we have Manish Yadav ji. Manish Yadav ji is working dedicatedly in fighting for rights of Krishna Janmabhoomi. He is the petitioner for the land survey of Krishna Janmabhoomi at High Court. Manish Yadav ji is constantly working hard towards this. Next is Dr. Swadesh Singh ji. He is the professor in DU and he is the author of many books. So I would like to welcome him. Please welcome, sir. Now, next is one of the members of our Ekal family, Neha Todi ji. She is the CEO for Jindal Dichem Industries Private Limited. This group is recognized as a fourth-lay export trading house for precious metals, including platinum, gold, and silver. And I would like to call upon the moderator of this discussion, Mr. Brijesh Tiwari ji. Please come and take this. I'll hand over the session to you. बात मतदान की हो रही है और इस समय लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है और मुझे लगता है जो यहाँ पे बैठे हैं ऑडियंस में मेरे भाई और बहन, वो ज़्यादातर फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार मतदान करेंगे और यहाँ हम समझने आए हैं कि एक वोट की कीमत क्या है। तो कुछ दिन पीछे चलते हैं, कुछ साल पीछे चलते हैं। अटल जी, आपको याद होगा अटल जी की सरकार एक वोट के कारण गिर गई थी। और थोड़ा और पीछे चलते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव हो रहा था, सीपी जोशी वहाँ से कैंडिडेट थे। उस समय वो विधानसभा के तो कैंडिडेट थे ही, साथ ही साथ ये भी तय था कि विधान अगर चुनाव जीत जाती है पार्टी तो उन्हें विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, यानी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो एक वोट से चुनाव हार गए। और वो एक वोट जानते हैं कि उन्होंने नहीं दिया था, उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने वो एक वोट देने नहीं गए। अगर वो एक वोट उन्होंने दिया होता, उनके ड्राइवर ने दिया होता, तो विधायक भी बनते और शायद मुख्यमंत्री बनते। ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि एक वोट उनके ड्राइवर ने नहीं डाला। तो इसी एक वोट की ताकत युवाओं को समझाने, खुद समझने के लिए ये पैनल है। तो सबसे पहले स्वदेश जी आपके पास आते हैं, एक वोट कैसे समझा जाए, कितना जरूरी है। लोग अधिकतर जाके नोटा का बटन दबा देते हैं,
कि हमें मतदान नहीं करना, हम नोटा ही चुनेंगे। फिर शिकायत करते हैं कि अगर ये कैंडिडेट होता तो बेहतर होता। देखिए, पहले तो बहुत साफ समझना होगा कि नोटा का मतलब सिर्फ और सिर्फ अराजकता होता है, क्योंकि आप सत्ता के प्रतिष्ठान पे किसी विकल्प को चुनने के लिए वोट नहीं कर रहे होते और आप कहते हैं कि इसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हमेशा लोकतंत्र जो होता है वो विकल्पों को चुनने के लिए होता है। आप किसी को भी चुनिए, आप उसको चुनिए जिसने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की, आप उसको चुनिए जिसने कश्मीर में 370 को ख़त्म किया। ये कैसे हुआ? सिर्फ एक वोट से हुआ। मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, FTPP, यानी यहाँ 50% वोट नहीं चाहिए होते आपको सरकार में आने के लिए। यानी कि अगर आपको सबसे अधिक वोट आ गए, यहाँ पे 22% और 23% पे भी लोगों ने MP का चुनाव जीता है। बक्सर की सीट है, वहाँ पे सिर्फ 1000 वोट से भी चुनाव जीता है, 24 वोट से भी चुनाव जीता है और टोटल में से 22% वोट लाके भी चुनाव जीता गया है। तो हमें हमेशा कभी भी नोटा के पक्ष में तो जाना नहीं चाहिए। मैं अपने युवा साथियों को अपील करूंगा, अपने सारे एक्टिविज्म के करियर के बाद और सारे अपने अध्ययन के बाद, उससे सिर्फ अराजकता आती है। हमें विकल्प चुनना चाहिए और जैसा कि अभी नंदकिशोर जी कह रहे थे कि जो बेहतर विकल्प होता है, जो कश्मीर की बात करता है, देश की एकता अखंडता की बात करता है, राम मंदिर की बात करता है और हम सबों की जो आस्था के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उसके लिए वोट करना चाहिए। ये एक वोट की ताकत होती है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे हमें समझना चाहिए। लेकिन आज के दौर में देखा जाए, जितने भी वोटर हैं वो सोशल मीडिया के आने के बाद खुद ही ऐसा लगता है कैंडिडेट हो गए हैं, कोई पार्टी बन गए हैं। तो मनीष जी, आपके पास आता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में अपने वोट का चयन कैसे करें, क्या सोच के मतदान करें, क्योंकि यूथ है, उन तक बात पहुंचनी है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनके लिए एजुकेशन अभी इंपॉर्टेंट है आगे। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में क्या है, सभी ऐसा लग रहा है चुनाव लड़ रहे हैं, कोई वोटर नहीं रह गया है। अगर नाली कहीं खराब है तो वो कोई विरोध करने के बजाय एक पार्टी का पक्ष रखता है कि नाली यहीं नहीं खराब है, उस मोहल्ले में भी खराब है। सोशल मीडिया के दौर में जो वोटर का कॉन्सेप्ट है वो बदल गया है। मनीष जी, देखिए, मेरा भी मानना है, मैं लोगों से बार बार अपील करता आया हूँ कि एक वोट की ताकत को जो कम समझने की जो धारणा है उसको बदलने की आवश्यकता है और विभिन्न सामाजिक माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से एक वोट की ताकत को समझाने की आवश्यकता है। आप जब वोट की ताकत को लोग युवा समझेंगे और आपकी एक वोट से सामाजिक बदलाव किस तरीके से आता है, आपके एक वोट से सही चयन से, आपके एक वोट के सही चयन से, जैसे आप देख सकते हैं कि अयोध्या में मंदिर बना, आप एक वोट की ताकत से मथुरा में भी मंदिर बना सकते हैं। तो ये आपके एक वोट की ताकत है और मुझे लगता है कि आपको वोट जरूर करना चाहिए। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसपे अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो मुझे लगता है कि विभिन्न माध्यमों से लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है वोट को लेकर, और जागरूकता के माध्यम से ही हम लोग वोट की ताकत लोगों को समझा सकते हैं। आप कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार भी हैं, ऐसे में कृष्ण, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, युवाओं को बताना है कि वो वोट क्यों करें। तो ऐसे में अभी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कृष्ण की बात करें तो एक पार्टी पक्ष की बात हो, लेकिन और क्या ध्यान में रखना है इन युवाओं को जब वो फर्स्ट टाइम मतदान बूथ पे जाए, अपना बटन उन्हें दबाना हो तो उनके जहन में क्या बात इंपॉर्टेंट है कि ये बात रख के वो बटन दबाएं। जब आप वोट देने जाएंगे तो आपकी, जब आप बटन दबा रहे होंगे उस समय आपको एहसास आएगा कि आपकी एक वोट की ताकत है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूं कि आप कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं हो सकते, वो सभी के हैं, आपके हैं, हमारे हैं, आप सबके हो सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी है, यहाँ वोट की ताकत के साथ साथ उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके वोट की ही ताकत है कि आपने अयोध्या में भव्य मंदिर बनाया जिसे आज पूरी दुनिया विश्व देख रहा है। आपके एक वोट की ताकत होगी, शायद 2024 के बाद, इस लोकसभा चुनाव के बाद मथुरा में भी आप भव्य मंदिर का दर्शन करेंगे। यही आपके एक वोट का सही चयन, सही निर्णय ही आपको मथुरा में भी भव्य दर्शन कराएगा। नेहा जी, मैं आपके पास आता हूँ। अभी हमारे सोशल मीडिया जो हम डिजिटल चैनल है वहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आओ देश बनाए, उसमें हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। लेकिन जब हम CP में जाते हैं या फिर कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में जाके इस शो को कंडक्ट करते हैं तो एक सवाल जब हम युवाओं से पूछते हैं कि आप क्या सोच के मतदान करेंगे, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं होता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि वो उनके मन में क्या है। वो एजुकेशन पे भी नहीं कुछ बोलते हैं, एजुकेशन पॉलिसी। तो कैसा क्या है कि सोशल मीडिया आने के बाद युवाओं को ऐसा नहीं लगता है कि उनके पास विजन ही नहीं रह गया है कि उनको किस बात पे मतदान करना है? ऐसा नहीं है कि आज के युवा के पास विजन नहीं है। आज के युवा बहुत समझदार है और सोशल मीडिया, जैसे आपने देखा कि एकल का भी यूट्यूब चैनल है
वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए भी यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली नेगेटिव उसके इम्पैक्ट है। हमें मतदान इसलिए करना चाहिए कि खाली हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारा दायित्व भी है, हमारी ड्यूटी है। अगर हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने, वो ऐसे ही बोलने से नहीं बनेगा। वो अच्छी हमें गवर्नेंस लीडरशिप चूज़ करनी पड़ेगी, और वो चूज़ करने की ड्यूटी हमारी है, और उसके आगे हमें उसे लीडर को अकाउंटेबल भी रखना है। उसके लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी अपने ऑनलाइन पोर्टल्स खोल के लोगों से एडवाइस मांगा है, ओपिनियन मांगा है कि किस चीज़ में उन्हें लगता है आगे काम करना चाहिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट भी ओपन है ये लेने के लिए युवा से उनकी ओपिनियंस। तो युवा को भी अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करनी ज़रूरी है। अगर वो अपने आप को एक भारतीय मानते हैं तो उन्हें इस भारत को विकसित करने में जुड़ना पड़ेगा। विकसित भारत में जुड़ना पड़ेगा। लेकिन अब थोड़ा हम ऐसे आते हैं कि भारत में ही नहीं, अगर हम थोड़ा पीछे चले हैं, भारत के बाहर भी तो एक वोट की ताकत दिखा है। अगर हिटलर की बात करें, नाजी दल का जो वो नेता बना, जब वो बने तो एक वोट के अंतर से ही वो नाजी दल के वो नेता बने, नहीं तो हिटलर भी चुन के नहीं आ पाते। तो वो जो एक वोट है कि यहाँ पे हमारे पास देखिए तो जितने ऑडियंसेस आई थिंक सब फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इनके जहन में अगर हम पटल बैठाने एजुकेशन पे ही बात करें कि कौन ऐसा है कि ये सोचेंगे। अगर हम बात करें कि अगर एजुकेशन पॉलिसी पे अगर बात करें कि तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ही एजुकेशन पॉलिसी चेंज की, तो उनके जहन में वो बैठ जाएगा। लेकिन अभी भी देखिए लगातार सरकार आ रही, लेकिन अभी भी हम महाराणा प्रताप के बारे में ठीक से नहीं पढ़ते। हम जो हिंदू मतलब अपनी हिंदुस्तान की जो सभ्यता उसके बारे में नहीं पढ़ते। तो फिर हम क्या सोचे कि मतलब हम फिर ये सोचते हैं कि हम एक वोट डालेंगे भी तो वो जो व्यक्ति है वो जीत के वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, तो वो क्या परिवर्तन लाएगा। जैसा भी प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच आया, उन्होंने कहा कि ये एक वोट मेरे लिए है, लेकिन शायद जो यहाँ बैठे हैं वो किसी और को सोच रहे हैं। तो ये सोच के वोट नहीं करेंगे कि अच्छा मेरा जो कैंडिडेट हो तो जीत ही नहीं रहा है, वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं रहा है, फिर ये क्यों मतदान करें। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले लोकतंत्र के इस उत्सव का भागी बनना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। दिस इवेंट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि हम लोगों को जो जैसा कि अभी नेहा जी बोल रही कि विकसित भारत का सपना, मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुझे आप लोग जो इसमें से हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या इन जनरल पढ़ाई करते हैं, इस देश में पिछले 80 साल 75 साल की आज़ादी के बाद किसी ने 25 साल का सपना दिया नहीं। जब हम आपकी उम्र में होते थे 16, 17, 18 साल के, तो हमें पंचवर्षीय योजनाएं बताई जाती थी। आपको बताओ पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 52 में पंचवर्षीय योजना आई, उसका लक्ष्य था कृषि। 57 में उस योजना बदल गई, उसका लक्ष्य हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। 5 साल में खेती के सारे काम हो गए। पहली बार इस देश में एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ है जिसने कम से कम जो पीढ़ी सामने बैठी है इसको बताया है कि अगले 20-25 साल तुम क्या काम कर सकते हो। अगर तुमको अगले 3 साल में क्या यह देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन सकता है क्या, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकती है क्या, ये सपना देने वाला जो अगर नेता है उसको समर्थन नहीं करना चाहिए। 2047 में हम तो शायद 65 पार कर चुके हैं, आप भी शायद 50 पार कर रहे होंगे, और पहली पंक्ति के बहुत सारे लोग हमारे बीच में होंगे भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद, और शायद वो भी नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो स्वप्न देते हैं कि हमें एक विकसित भारत का, एक समृद्ध भारत का, एक सशक्त भारत का, एक समरसतापूर्ण भारत का निर्माण करना है। और जब ये होगा तो क्या रोजगार नहीं सृजित होंगे, क्या नौकरियां नहीं बनेंगी, ये सारी चीज़ें साथ ही साथ होने वाली है। अगर विकास होगा, विरासत भी होगी। लोग कहते थे मंदिर की जगह स्कूल बना दीजिए, स्कूल भी बन रहे हैं, मंदिर भी बन रहे हैं। आपको पता है हर हफ्ते पिछले 10 साल में, और ये आप डेटा चेक कर सकते हैं, हर हफ्ते इस देश में हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय नया खुला है। इसको आपको चेक करना चाहिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इस देश में 2014 से पहले कितने एम्स होते थे, कितने IIT होते थे, कितने NIT होते थे, ये आप चेक कीजिए। आज गूगल है आपके पास, हमसे बेहतर आप इंटरनेट चलाते होंगे, आप उस पर चेक कीजिए कि कितने IIT, कितने NIT, कितने एम्स हुआ करते थे, और आज जब ये चुनाव हो रहा है तो कितने एम होने जा रहे हैं। आपको पता है 13 करोड़ शौचालय बनाने के बाद, 4 करोड़ घर देने के बाद, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन मुहैया कराने के बाद वो व्यक्ति जाता है तब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करता है। और उन्होंने बोला क्या, राम से बड़ा राष्ट्र और देव से बड़ा देश।
जो इस भाव के साथ काम करता है उसके लिए हम क्या इस 40 डिग्री टेम्परेचर में जा नहीं सकते। इस पे हमको विचार करना चाहिए और मतदान जरूर करना चाहिए। और मैं युवाओं की प्राथमिकता की जो बात करता है, जब हम बड़े हो रहे थे तो शिक्षा और रोजगार, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट 2 बड़े मुद्दे होते थे। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज के युवाओं के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट, यानी समाज का जो कमज़ोर तबका है उसके लिए एम्पावरमेंट, यानी कि ये 4E का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको भी चरितार्थ करता कोई नज़र आ रहा है तो मौजूदा सरकार नज़र आ रही है। और फिर भी मैं कहूँगा युवाओं को ये सारी चीज़ें, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे सम्मान हो, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। और जो इसे इंश्योर करते हुए नज़र आ रहा है उसके बारे में 10 साल पहले शायद आप लोग 4वीं में, 5वीं में, 8वीं में पढ़ रहे होंगे। आप यहाँ पे जो पहली 3 रो में लोग बैठे हैं उनसे पूछिए कि उस समय के मुद्दे क्या होते थे। उस समय पता चलता था 2G, कोल जी, जीजा जी, तमाम तरह के जी चला करते थे और भ्रष्टाचार। आप सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पे कवर स्टोरी आई थी, 186 के आगे कितने जीरो लगे थे, 1,86,000 करोड़, इतना बड़ा कोल घोटाले की बात हुई थी। लेकिन आप पता कीजिए कि कितना होता है 1,86,000 करोड़। या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। आज की तारीख में कोई घोटालों की बात भी कर रहा है कि इस चुनाव में? नहीं कर रहा है। तमाम नए तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं और ऐसे बीच में आपको मतदान करना है, चुनना है। तो ऐसे में बहुत ही चॉइसेस आपके सामने होनी चाहिए। लोकतंत्र हमेशा विकल्पों के लिए है। डेमोक्रेसी इज अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज। डेमोक्रेसी जो है वो विचारों के लिए होती है, लोकतंत्र विचारों के लिए होता है। बेहतर विचार को चुनना चाहिए। आपके सामने विकल्प है, वोट जरूर कीजिए। धन्यवाद। याना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं मनीष जी आपके पास आऊँ उससे पहले याना जी के पास चलता हूँ। हम वोट की ताकत को समझ रहे हैं। आप वहाँ से आती हैं जहाँ अभी कुछ दिन के लिए वोट की ताकत जो है वो ले लिया गया है, लेकिन उसको आप कैसे देखती हैं? आप आराम से बताइए, क्योंकि आपने वहाँ के बदलते कश्मीर को भी देखा है। जाहिर बात है वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आई हेट टू से दिस कि कश्मीर में वोटिंग जो है वो एक्चुअली नहीं होती थी। जब होती थी तब भी नहीं होती थी। ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आवाम जो है वो अच्छे से जानती थी कि जो लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, चाहे वो अब्दुल्लाज हो या मुफ्तीज़ हो, आवाम उन पे भरोसा नहीं करती थी फ्रॉम डे 1। ठीक है? तो ये जो पूरा नेक्सस चल रहा था, जो डबल एजेंसी का, इन दोनों हम कह सकते हैं फैमिली पार्टीज जो थी, पार्टी तक ही सीमित, डायनेस्टी हाँ। पॉलिटिक्स जो थी वहाँ पे चल रही थी, तो आवाम ठीक से जानती थी कि क्या हो रहा है। यही लोग जो है वहाँ से भी काम करते हैं, यहाँ से भी काम, सरकार इन्हीं दोनों के घर से चलती थी। तो मतलब कि पार से भी काम करते थे, भारत से भी काम करते थे। जब पावर सत्ता में होते थे, जब दिल्ली आते थे तो भारत माता की जय बोलते थे, जब कश्मीर आते थे तो कश्मीरियों को बरगलाते थे कि मतलब भारत ने ज़बरदस्ती हम पे कब्जा किया वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके लोगों को पता था कि ये घुमा रहे हैं, कि ये मतलब दे आर नॉट सीरियस, ये सिर्फ दोनों साइड से कमाना चाहते हैं। तो इसीलिए जब अब मैं आपको आंकड़े बता दूं, जब महबूबा मुफ्ती इलेक्शन में खड़ी होती थी तो कितने लोग, वोटर टर्नआउट कितना होता था? वो 2%, 4%, 6% ऐसे वोटर टर्नआउट, और वो भी ज़्यादातर PDP के ही लोग आते थे उनकी फैमिली से। अब वही चीज़ सेम विद NC, 2%, 4%। आप देख लीजिए आंकड़े निकाल कर कि वोटिंग टर्नआउट कितना हुआ। परसेंटेज ज़्यादा नहीं रहता था, बहुत कम लेकिन लोग उसका बाहर एक रीजन आते ये भी होता था कि सुरक्षा लिहाज से लोग नहीं निकलते थे। तो मेन चीज़ ये था कि लोग नहीं आते थे। देखिए, लेकिन जब फॉर एग्जांपल DDC इलेक्शंस हुए, आर्टिकल 370 के हटने के बाद 2019 के बाद जब DDC इलेक्शंस हुए, वोटर टर्नआउट देखिए आप कितना था? 60% के आसपास, 65 के ऊपर, 70%, कहीं कहीं कुपवाड़ा अनंतनाग बहुत अच्छा परसेंटेज। तो अभी भी जो जम्मू कश्मीर में पहला चरण हुआ उसमें भी आप वोटर परसेंटेज देखिए 57%, इट वाज द 3rd हाईएस्ट। तो क्यों? क्योंकि तब लोगों को भरोसा नहीं था। आज लोगों को भारत की डेमोक्रेसी पे भरोसा है। तो ये मानती है एक वोट की ताकत है। बिल्कुल, ये वोट की ताकत है। उनको पता है कि वी कैन मेक अ डिफरेंस। आज वी कैन मेक अ डिफरेंस, हमारे वोट से डिफरेंस। तब उनको नहीं लगता था कि हमारे वोट से कोई भी फर्क पड़ने वाला है। मनीष जी, उनको नहीं, कश्मीर को ऐसा पहले फील नहीं होता था। कश्मीर की जो आवाम थी, जो जनता है, उनको पहले फील नहीं होता था। लेकिन आज देखिए कि जो मतदान प्रतिशत इस बार है 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत कम है, और ख़ासकर शहरी आबादी का, जो शहरी आबादी के लोग हैं वो मतदान करने नहीं जाते हैं। और जबकि ज़्यादा हम क्या एजुकेटेड लोग, शिक्षित लोग शहर में ही रहते हैं, लेकिन ग्रामीण बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं लोकतंत्र के महापर्व में। शहरी आबादी क्यों नहीं लेती है? कि वोट सबका अधिकार है
और जिम्मेदारी भी है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वोट करना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण आबादी का हो या शहरी आबादी का हो। क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ ग्रामीण के लोग ही वोट देने जाते हैं। ग्रामीण और शहर दोनों में जहाँ भी समस्याएं हैं वहाँ जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और कश्मीर की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो विवादित कश्मीर और बदलते कश्मीर दोनों को लोगों ने देखा और दुनिया के हर पटल पे लोगों ने देखा है। तो ये एक वोट की ताकत है कि आज सुनहरे कश्मीर और बदलते कश्मीर को लोगों ने देखा है। इसलिए जागरूकता विभिन्न माध्यमों से फैलाई जानी चाहिए, किसी भी मंच से हो जो लोगों में वोट की जागरूकता फैलाए। और वोट देना ग्रामीण शहरी आबादी हर आबादी में आवश्यक है, क्योंकि एक वोट की ही ताकत से आप समाज में बदलाव, अपने हक अधिकार की मांग कर सकते हैं और सही व्यक्तित्व को चुन सकते हैं, सही सरकार को चुन सकते हैं और अच्छी ताकत को चुन सकते हैं। जी सॉरी, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, सिर्फ वोट से नहीं, एक मजबूत गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। कहीं कहीं देखिए, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती है जिनको लगता है कि भाई छोड़ दो, खुद से ठीक हो जाएगा। जब शरीर में बीमारी होती है, छोड़ दो, थोड़ा परहेज़ कर लो, थोड़ा दही चावल खा लो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसी गवर्नेंस होती है जो डंडा मार के ठीक करती है। तो वो जो हुआ है 2019 के बाद, उससे बहुत कुछ बदला है। खास करके जब देखिए आर्टिकल 370 का हटना तो सेकेंडरी है, पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम जो गवर्नमेंट ने किया, उन लोगों को जेल में, इन लोगों को जेल में डाला जो जिनकी वजह से लोग डरा करते थे पोलिंग बूथ्स पे आने के लिए, उन लोगों को जेल में डाला। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बॉदर नहीं किया कि भाई इंटरनेशनल फोरम्स में हमारे बारे में क्या बोला जाता है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हमारे बारे में क्या, नहीं, जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, सफाई करनी ज़रूरी है तो है। तो ये जो दृष्टिकोण रखती है ये हमारी गवर्नमेंट, जहाँ पे आयरन फिस्ट वहाँ पे आयरन फिस्ट, जहाँ पे कंपैशन वहाँ पे कंपैशन। अब मैं कंपैशन का भी एक एग्जांपल दूंगी इसी गवर्नमेंट का। इस गवर्नमेंट में, मतलब मरकज़ी गवर्नमेंट में, क्योंकि अब हम यूनियन टेरिटरी हैं, तो मरकज़ी गवर्नमेंट में कोई पैलेट गन्स नहीं चली, कोई अंधा नहीं हुआ। कंपैशन बेसिस पे जो है, इवन जब आर्मी वाले पहुँच जाते हैं वो सीधे सीधे घर नहीं उड़ा देते, वो लाउड स्पीकर लाते हैं और बहुत मिन्नतें करते हैं टेररिस्ट को कि आप बाहर आ जाओ, हम आपको मेन स्ट्रीम करेंगे, हम आपको जॉब्स देंगे। और ऐसे कितने सारे टेररिस्ट सरेंडर होकर आज मेन स्ट्रीम में नौकरियां करें, अलग अलग शहरों में, कश्मीर के बाहर निकल के। मैं खुद पर्सनली जानती हूँ कुछ लोगों जो जयपुर में काम करें, उनको मेन स्ट्रीम करना और युवा पे पैलेट गन्स नहीं चलाना, ऐसी कई चीज़ें। तभी तो स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गया। जहाँ कंपैशन है वहाँ कंपैशन, जहाँ पे आयरन फिस्ट वहाँ पे आयरन फिस्ट। आप कह रही हैं बेहतर सरकार के साथ मजबूत सरकार भी जरूरी है, लेकिन नेहा जी आपके पास आता हूँ। जो हम देखते हैं जो मतदान प्रतिशत है वो अधिकतर 60 के आसपास है, 55, 57 इस तरह रहा 3 चरणों में जो चुनाव। तो जो मतदान करने नहीं जा रहे हैं, क्या उन पे कोई जुर्माना का भी प्रावधान लाना चाहिए कि उनको जुर्माना लगाए जो मतदान करने नहीं गए? ये VLO को एथराइज किया जाए कि आप जब पर्ची देते हैं तो एक श्रृंखला बना ले कि कौन कौन घर में मौजूद है, तो पर्ची दीजिए, और जो पर्ची नहीं पहुंची मतदान केंद्र पे उन पे जुर्माना लगाया जाए। जुर्माना तो मेरे हिसाब से लगाना नहीं चाहिए, पर लोगों को एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को दिखाने की कि उनके वोट की कितनी शक्ति है। मैं अपनी दादी का एग्जाम्पल देती हूँ। 1951 में उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वोट किया और उसके बाद चाहे जो भी इलेक्शन था, म्यूनिसिपल, स्टेट, नेशनल, वो हर इलेक्शन में जाती थी। वो पहले से पता करती थी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है। वो किसी को लाइक अ ट्रू डेमोक्रेट, वो वोट से पहले किसी को बताती नहीं थी कि किसको देंगी वोट। उनको लेखिक और उनको एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर वो जीवन की हर परीक्षा में अव्वल आती थी, क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था कि ये मुझे देना ज़रूरी है। हमारे घर में वोट वाले दिन त्यौहार जैसे बनता था, जब सब वोट करके आते थे तो मीठे चावल मिलते थे खाने को। तो एक उसको एक अपनी एक सेक्रेड रिचुअल मान के सबको वोट करना चाहिए। उसमें आप मेरे हिसाब से जुर्माना लगाने से नहीं आएंगे लोग। ठीक है स्वदेश जी, यही सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? जैसे उन्होंने कहा नहीं, आपको जिम्मेदारी समझना होगा, लेकिन जो लोग जिम्मेदारी भी नहीं समझ पा रहे, तो क्या जुर्माना लगाना सही होगा?
नहीं नहीं, जुर्माना वगैरह लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए, बस यही जागरूकता ही। और आप अगर पता करें कि विकसित देशों के आंकड़े तो इससे भी बहुत ख़राब आंकड़े होते हैं, इसलिए बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल अभी वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा भी है पहले दूसरे फेज़ के बाद, और हम लोग दिल्ली में बहुत सारे वोटर हैं, और हम लोग बस ये इंश्योर करें कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम अपने परिवार का, अपने आसपास के वोट इंश्योर कर ले। इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत प्रयास किया है, आपको पता होगा कि आपके अपार्टमेंट में भी पोलिंग बूथ लग सकता है अगर आप लोग उसके लिए प्रयास करें तो, कि आपको किसी प्राइमरी स्कूल पे चल के 1 किलोमीटर तक नहीं जाना है। जब 25 मई को दिल्ली में वोट पड़ रहे होंगे तो टेम्परेचर और हो चुका होगा। और जब इस तरह की चीज़ें हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि वोट जरूर करें, और उसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं खुद तो करें ही। जो युवा है, जैसे आप अपनी दादी का एग्जांपल दे रही हैं, आप अपनी दादी को इस बार फिर लेके वोट देने जाएंगी, हम लोग ऐसा मानते हैं। वो अब नहीं है, पर उन्होंने लास्ट जी, वोट 91 की एज पे दिया था। बिल्कुल। तो जो युवा साथी है वो भी अपने परिवार के लोगों को लेके जाएं और ये सोचे कि बेहतर विकल्प क्या है। मैं बार बार यही बात करूंगा। और क्या होता है कि जब चाहत होती है ना कि वोट क्यों करें, तो जैसे कि अगर हम में से बहुत से लोग स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप बनाया गया है, उसका एक इकोसिस्टम बनाया गया है। हम में से भी बहुत सारे लोग विचार कर रहे होंगे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करूंगा, तो वो क्या स्टार्टअप संभव था 10 साल पहले? नहीं संभव था। तो वो आपके लिए वो चाहत क्या है जिसके कारण आप वोट करने जाएंगे। एक यहाँ पे इंक लग जाएगी, बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 51A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, वो दायित्व का निर्वहन करने जाएंगी, जैसे नेहा जी कह रही। या अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये फ़ायदे की चीज़ क्या है, तो आप देखिए कि आपके लिए क्या फ़ायदे की चीज़। अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो क्या जो नई सरकार जिसको भी आप वोट करने वाले उसके लिए वो वातावरण बना पाएगी क्या? पिछले 10 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश अब भारत बन गया है। 122 तो यूनिकॉर्न है, यानी कि 1 बिलियन से ज़्यादा के वर्थ वाले बिजनेसेस यहाँ पे। और आपकी उम्र के लोगों ने 22 साल के, 25 साल के, 30 साल के युवाओं ने पिछले 500-800 सालों में शुरू किया है। तो आपके लिए वो ट्रिगर क्या है उसको पता कीजिए कि वो ट्रिगर क्या है, कि अगर मैं वोट दूंगा तो उससे वो चीज़ आगे बढ़ेगी। वो ट्रिगर अगर आपके अंदर वो काम करता रहेगा तो आप भी अपने घर की 4 दीवारी से निकल के 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में निकल के ना सिर्फ वोट देने जाएंगे, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके कंफर्म भी करेंगे 12 बजे, चाचा वोट दिया कि नहीं दिया, फूफा जी वोट दिया कि नहीं दिया। ये काम भी करना है शाम के 5 बजे तक। सिर्फ अपने वोट पर सीमित नहीं रहना है आपको। मनीष जी, अब हम आखिरी अपने दौर में हैं, तो यही सवाल आपसे भी है कि जुर्माना लगना चाहिए या वोट जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए? देखिए, जो लोग वोट नहीं करते हैं उन पर जुर्माना लगाना कोई उपाय नहीं है। जुर्माना लगाना ना ही कोई इसका निष्कर्ष है। लोगों को समझाना, जागरूकता फैलाना ही एक इसका उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और अपने जिम्मेदारी को समझें कि ये आपके एक वोट की ताकत है कि आज देश किस गति से, किस दिशा में बढ़ रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, ये वहाँ के लोगों का, जनता का एक वोट की ताकत है कि चोर, लुटेरे, भ्रष्ट, माफिया सब मिट्टी में मिल गए। ये आपके एक वोट की ताकत है। तो वोट सही जगह करेंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ, जितने दंगाई हैं, चोर, माफिया, सब मिट्टी में मिलते रहेंगे, क्योंकि ये आपके वोट की ताकत है, ये आपका अधिकार है और ये आपका हक है कि आपके एक वोट से एक संपन्न और सुखी समाज स्थापित हो। इसको आप स्थापित करेंगे, आपके एक वोट का सही चयन स्थापित करेगा, हम और आप मिलकर स्थापित करेंगे। धन्यवाद। याना जी, अब आपके पास इस सेशन के आखिरी सवाल के साथ, वोट की ताकत, क्या जुर्माना लगाया जाए? अभी चूंकि तो कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो मुझे तो नहीं लगता कश्मीर में जरूरी है, लेकिन बाकी 2 जगह के लिए जुर्माना लगाया जाए कि जागरूकता मतलब किया जाए? कैसे? जुर्माना इज नॉट द वे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती। जैसे कई लोग जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर काम करते हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वापस घर जाके वोट करें, बिकॉज दे आर वर्किंग समवेयर एल्स इन, लाइक मी फॉर एग्जांपल, आई कांट वोट बिकॉज आई एम वर्किंग हियर। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो इन लोगों का, और फिर कई लोग होते हैं, ऑफ कोर्स अर्बन पॉपुलेशन का आपने कहा वोट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें एसी की आदत है, फिर धूप गर्मी में जाके लाइन में खड़े होकर वोट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कई लोग तो अपना टेलीफोन बिल भी नहीं देते, क्योंकि लाइन में खड़े होना बहुत मुश्किल है। कई लोग तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेते। तो वोट करने के लिए मे भी सुविधाएं और आसान कर दी जाएं। जो जिस तरीके से खड़े होते हैं, धूप में ना खड़ा किया जाए लोगों को, वो सारी सुविधाएं वोटर्स के लिए की जाएं कि पोलिंग बूथ्स नज़दीक हो, ज़्यादा धूप में उनको चलना ना पड़े, एयर कंडीशनड बूथ्स हो। कुछ भी ऐसे कर सकते हैं
जिससे ये चीज़ जो है, और दूसरा मे बी ऑनलाइन वोटिंग का भी हम सिस्टम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जिसमें मतलब इट शुड बी फुल प्रूफ, ये ना हो कि एक ही बंदा बार बार वोट कर रहा है। तो फुल प्रूफ सिस्टम जिससे ऑनलाइन, क्योंकि वैसे भी डिजिटल इंडिया है और डिजिटलाइजेशन में इंडिया, मैं इतना घूमी हूँ दुनिया और मैंने देखा है कि जिस पैमाने पर इंडिया पहुँच चुका है डिजिटलाइजेशन में, वहाँ तक बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज़ भी नहीं पहुँची है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पेटीएम वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है पेमेंट मेथड्स वगैरह ये दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है। तो ऑलरेडी जब हम इतना एडवांस कर चुके हैं तो वोटिंग भी क्यों ना हम डिजिटाइज कर दें, करने की जरूरत है। जी उसको क्यों ना हम ऑनलाइन कर दें ताकि लोगों के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग ने एक वोट की ताकत क्या है वो समझ लिए होंगे। तो 25 मई को जो भी मेरे भाई बहन यहाँ मौजूद हैं उनसे निवेदन करता है एकल भारत कि मतदान करने जरूर जाएं। धन्यवाद, थैंक यू। Supported by Ekal Yuva, powered by Sun City Projects and Campus.